नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे उपभोग के बारे में, कंजप्शन के बारे में कि कंजप्शन क्या है, उपभोग क्या है, उपभोग फलन है, उपभोग प्रवृत्ति ये क्या है, उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या है और उपभोग को कौन कौन से तत्व है प्रभावित करते, इस बारे में अध्ययन करेंगे। तो उपभोग क्या है? इसमें मनुष्य की आवश्यकताओं तथा संतुष्टि संबंधी क्रियाओं व नियमों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य की आवश्यकताओं तथा संतुष्टि संबंधी क्रियाओं व नियमों का अध्ययन किया जाता है, ये उपभोग है। एक देश के उपभोग फलन यानी उपभोग फलन की मात्रा समाज के व्यक्तिगत सदस्यों के उपभोग संबंधी निर्णयों पर निर्भर करती है। उपभोग फलन, कंजप्शन फंक्शन, उपभोग फलन क्या है? तो उपभोग फलन का तात्पर्य यह है कि उपभोग की मात्रा वह उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के मध्य संबंध से है। उपभोग की मात्रा वह उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के संबंध से है। C इज फंक्शन ऑफ y, यानी C का मतलब कंजप्शन I और ये फलन है और y का मतलब I। उपभोग किस पर निर्भर करता है? उपभोग I पर निर्भर करता है। तो ये आश्रित और ये स्वतंत्र। ठीक है, तो उपभोग फलन का तात्पर्य उपभोग की मात्रा और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों से है। विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा व्यय की जाने वाली राशि का कुल योग ही संपूर्ण समाज का उपभोग व्यय होता है। विभिन्न व्यक्ति होते हैं और व्यक्तियों के द्वारा जो उपभोग होता है उनका संपूर्ण समाज का जो उपभोग व्यय होता है वह राशि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा जो व्यय की जाती है राशि का कुल योग ही संपूर्ण समाज का कुल उपयोग व्यय होता है। आय एवं उपभोग के फलनात्मक संबंध को हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। रेखा चित्र, आय और उपभोग के मध्य कैसा संबंध होता है? ये C, ये आय, ठीक है, ये 0x अक्ष और ये y अक्ष हमें लिखते हैं। ये 45 डिग्री की रेखा है, ठीक है, जिसमें क्या है C, हम मानते हैं कि C और Y इस रेखा पर दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन ये उपभोग फलन रेखा होती है। कौन सी होती है? उपभोग फलन रेखा, जिसको A प्लस बी वाई ये लिखते हैं। ये 0 से यहां तक क्यों ऊपर क्यों शुरू हुई है उपभोग रेखा? क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ उपभोग करना पड़ता है। 0 पर हम 0 उपभोग करें ऐसा संभव नहीं है, कुछ ही उपभोग नहीं करें, क्योंकि जीवित रहने के लिए मनुष्य को कुछ न कुछ उपभोग करना पड़ता है। इसलिए ये थोड़ा सा ऊपर रेखा है, ज्यादा दिखाया गया है। अब इस रेखा पर है ये साम्य बिंदु E, साम्य बिंदु इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, ये साम्य बिंदु है। अब अगर उपभोग बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो नया साम्य उपभोग की मात्रा आय बढ़ने के साथ क्या है, इस आय पर तो हमें इतना उपभोग करते थे, इस आय पर हमें इतना उपभोग करते थे, और आय बढ़ने पर उपभोग भी क्या हो जाता है, ये आय बढ़ गई। ये देखो यहां तक अगर आय हो जाती है तो उपभोग भी मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन आय की तुलना में उपभोग की मात्रा कम बढ़ती है। उपभोग फलन के गुण क्या होते हैं? तो औसत उपभोग प्रवृत्ति पहला गुण होता है इसका, औसत उपभोग प्रवृत्ति। उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? आय व उपभोग के बीच क्रियात्मक संबंध क्या है? उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? आय व उपभोग के बीच क्रियात्मक संबंध को उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। प्रवृत्ति कहते हैं उपभोग की,
आय और उपभोग की। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी बोलते हैं जिसको कहते हैं एपीसी। एपीसी औसत उपभोग यानी एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम, औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति, उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। ये कैसे निकाली जाती है? एपीसी। और दूसरा इसका उपभोग फलन का दूसरा महत्वपूर्ण गुण होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। एक तो एपीसी हो गया, दूसरा होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जिसको कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम प्रवृत्ति, जिसको कहते हैं एमपीसी। ये दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं उपभोग फलन के। कौन कौन से? एक तो एपीसी और एक एमपीसी। ये तो औसत उपभोग प्रवृत्ति और ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है, उपभोग फलन के। अब एपीसी क्या है? इसके बाद एपीसी क्या होता है? एपीसी कहते हैं, प्रोफेसर कुरियारा ने लिखा कि एपीसी यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति को आय के किसी विशिष्ट स्तर पर उपभोग व्यय के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्या? एपीसी को आय के किसी विशिष्ट स्तर पर उपभोग व्यय के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात एपीसी क्या होता है? सी बटा वाई, यानी जो हमारा उपभोग होता है, जैसे 1000 रुपया हमारी आय टोटल और उपभोग हमने 600 रुपया कर दिया, तो ये 0.6 क्या हो गया? एपीसी हो गई। 0.6 क्या हो गया? एपीसी। एक एपीसी और एपीएस, देखो हमारी जो कुल आमदनी होती है, आय, इसका मतलब आय आमदनी होती है, उसको सी यानी उपभोग करते हैं, या प्लस जो बचत है वो बचत है। ये हम सब जानते हैं। आय का भाग जो कुछ हमारा अधिकांश भाग उपभोग होता है और शेष भाग हमें बचत कर लेते हैं। तो आय हमारी क्या हो जाती है? उपभोग और बचत होती है। और ये तो हो गया उपभोग और ये हो गया बचत है। एक होता है औसत उपभोग प्रवृत्ति, एपीसी कहते हैं जिसको, इसीलिए सी बटा वाई। और एक होता है एपीएस, एक होता है एपीएस, ये बचत वाला, ये एस बटा वाई हो गया, ठीक है। और एक होता है एमपीसी, जिसको डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई कहते हैं, यानी आय में परिवर्तन है और उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? एमपीसी कहते हैं। इसी प्रकार अगर एमपीएस हमें पूछे तो एमपीएस कैसे निकालेंगे? डेल्टा एस यानी बचत में परिवर्तन है और आय में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? एमपीएस कहते हैं। तो एपीसी प्लस एपीएस दोनों का जोड़ क्या होता है? 1। इन दोनों का जोड़ क्या होता है? 1 होता है। इसी प्रकार एमपीसी प्लस एमपीएस का जोड़ क्या होता है? 1 होता है। तो एमपीसी हमें पूछे, अगर एम वाला आ जाए, मार्जिनल आ जाए, तो मार्जिन कहते हैं एक इकाई में परिवर्तन के कारण कुल में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? मार्जिनल या सीमांत कहा जाता है। तो जहां सीमांत का नाम आ जाए वहां डेल्टा होगा, ये सीमांत है। ये देखो, ये डेल्टा, ये डेल्टा, ये सीमांत का नाम। और औसत आ जाए तो सी बट एपीएस, औसत उपभोग प्रवृत्ति कहे तो क्या कहेंगे? सी बटा वाई। औसत बचत प्रवृत्ति कहे तो क्या कहेंगे? एस बटा वाई। और सीमांत का जहां नाम आ जाए वहां डेल्टा सी, इनके पहले क्या होगा? परिवर्तन। डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन, चेंज, कि सी में कितना चेंज हो गया। जैसे सी 600 से बढ़कर 700 हो जाता है और इनकम हमारी क्या है? 1000 से बढ़कर है 1500 हो जाती है। तो एमपीएस निकालेंगे तो क्या करेंगे? एमपीसी निकालेंगे तो क्या करेंगे? 700 बटे कितना परिवर्तन कितना हुआ है इसमें? देखो परिवर्तन देखना है। सी में कितना परिवर्तन है? 100 का। इनकम में कितना परिवर्तन है? 500 का। 0.2, ठीक है। इस प्रकार ये ज्ञात किए जाते हैं।
एपीसी और एपीएस, ये हो गए दोनों। अब एमपीसी की विशेषताएं क्या होती है? एमपीसी इकाई से कम। एमपीसी क्या होती है? देखो, एमपीसी इन दोनों का प्लस एमपीएस दोनों का जोड़ क्या होता है? 1। अगर एमपीसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एमपीएस। तो 1 में से जो एमपीएस निकालेंगे वो क्या होगा? एमपीएस। 1 से कम हो गई, फिर क्या होगा? 1 में से ही निकालेंगे मतलब, तो 1 से कम हो गया एमपीएस। तो एमपीसी क्या हो गया? -1। 1 से कम होती है एमपीसी। ये एमपीसी की विशेषताएं है। एमपीसी का मतलब है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, और एमपीएस का मतलब है सीमांत बचत प्रवृत्ति। मार्जिनल सीमांत कहते हैं। एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन के कारण होने वाले परिवर्तन को कुल मिलने वाले को क्या कहते हैं? एमपीसी कहते हैं। दूसरा, हमेशा धनात्मक होता है। एमपीसी हमेशा क्या होती है? धनात्मक ही रहेगी। क्यों? और कभी शून्य नहीं होती। निर्धन वर्ग की एमपीसी अधिक होती है। निर्धन वर्ग की एमपीसी, इसका कहने का मतलब यह है कि एमपीसी निर्धन वर्ग की अधिक होती है, क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर, क्योंकि जैसे एक केला खाने से गरीब को ज्यादा फायदा होता है, एमपीसी मिलती है, और क्योंकि उनको कभी कभार मिलता है, और धनी वर्ग को क्योंकि वो धनी है तो वो कभी भी ले सकता है, तो उसकी एमपीसी उसके लिए कम होती है, और निर्धन वर्ग की एमपीसी अधिक होती है। एमपीसी अल्पकाल में आय के विभिन्न स्तरों पर स्थिर रहती है, और एमपीसी अल्पविकसित देशों में ऊंची, वही बात गरीब अमीर वाली, अल्पविकसित देशों में ऊंची जबकि विकसित देशों में नीची रहती है। तो ये तो हुआ एमपीसी की विशेषताएं। और एमपीसी से गुणक कैसे निकाला जाता है? एक ये भी आता है। एमपीसी से अगर गुणक निकालते हैं तो क्या करते हैं? गुणक एमपीसी से तो 1 माइनस एमपीसी निकालते हैं, या यूं कह सकते हैं 1 माइनस, इसका मतलब क्या है? एमपीएस। ऐसे कह सकते हैं। तो ये हुआ गुणक निकालने का सूत्र है इस प्रकार। अब उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, ये किसने दिया? कीन्स ने। यह नियम यह बताता है, यानी मनोवैज्ञानिक नियम यह बताता है कि कुल आय में वृद्धि, यानी कुल आय में डेल्टा वाई, कुल आय में वृद्धि होने पर कुल उपभोग में भी वृद्धि होती है। ये में वृद्धि होने पर है डेल्टा सी में भी वृद्धि होती है, ये बताता है। किंतु उपभोग व्यय की वृद्धि यानी डेल्टा सी आय की वृद्धि की तुलना में अधिक होती है। इसकी तुलना में ये ज्यादा बढ़ती है। जैसे हमारी आमदनी होती है उसे अनुपात हमारा क्या है? उपभोग बढ़ता जाता है। ठीक है, इस प्रकार उपभोग आय व्यय के बीच में संबंध होता है। आय की प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ उपभोग एवं बचत दोनों में वृद्धि होती है। अगर हमारी आय बढ़ेगी तो उपभोग भी बढ़ेगा, और उपभोग भी बढ़ेगा, आय बढ़ने के तो बचत भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आय की वृद्धि की तुलना में उपभोग में वृद्धि क्या होती है? कम होती है। आय की प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ उपभोग एवं बचत में वृद्धि होती है। एनपीसी सदैव धनात्मक होती है किंतु इकाई से कम होती है। अर्थात एमपीसी क्या होती है? एमपीसी 0 से अधिक और इकाई से कम होती है। एमपीसी कीन्स का उपभोग संबंधी यानी मनोवैज्ञानिक का नियम है सामान्य परिस्थिति में ही लागू होता है। युद्ध, मुद्रास्फीति आदि परिस्थितियों में लागू नहीं होता है।
अब उपभोग को प्रभावित करने वाले तत्व है, जो हमारा कंजम्पशन होता है उनको कौन कौन से चीजें प्रभावित करती है? आय, एक आय, क्योंकि अगर हमारी आय और उपभोग का उपभोग किसका मतलब है? आय का। तो आय और उपभोग का सीधा संबंध है। आय बढ़ने से उपभोग बढ़ेगा, आय घटने से हमारा उपभोग घट जाएगा। ब्याज की दर भी प्रभावित करती है उपभोग को। अगर ब्याज की दर ऊंची होगी तो हमारा उपभोग क्या देगा? कम हो जाएगा। राजकोषीय नीति, सरकार की जो नीति है, सरकार की जो नीति होती है उसको सरकार की आय व्यय और ऋण नीति, जो जिसको राजकोषीय नीति कहते हैं। सरकार अगर अधिक व्यय करेगी तो हमारा उपभोग बढ़ जाएगा, और कम व्यय करेगी तो उपभोग कम हो जाएगा, जो उपभोग को प्रभावित करते हैं। मजदूरी में परिवर्तन, अगर मजदूरी बढ़ जाती है तो हमारा उपभोग परिवर्तन अधिक हो जाएगा, और मजदूरी घट जाती है तो उपभोग कम हो जाएगा। बचत की प्रवृत्ति भी उपभोग को प्रभावित करती है। अगर लोगों की बचत की प्रवृत्ति है, बचत अधिक करने की प्रवृत्ति है तो उपभोग कम हो जाएगा, ठीक है। और बचत कम करने की है तो उपभोग बढ़ जाएगा। इस प्रकार ये उपभोग को प्रभावित करते हैं। और आय का वितरण है, आय का वितरण अगर समान रूप से होता है तो उपभोग बढ़ेगा, और आय का वितरण असमान हो जाता है तो क्या उपभोग घट जाएगा, क्योंकि गरीब लोगों के पास आय नहीं पहुंचेगी, उनका उपभोग घटेगा, कुछ लोगों का उपभोग बढ़ेगा। तो आज हमने पढ़े उपभोग। उपभोग क्या है? उपभोग फलन है, उपभोग प्रवृत्ति, और एमपीसी, एपीसी, एमपीएस, एपीएस, इनके बारे में अध्ययन किया। इनका जोड़े एक गुण का सूत्र कैसे निकाला जाता है? उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और उपभोग को प्रभावित करने वाले तत्व है, इनके बारे में अध्ययन किया। आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।